हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। यदि आप सहायक वन संरक्षक या वन क्षेत्रफल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। तो आज मैं आपको रसायन के टॉपिक वाइज, है ना, हर रोज टॉपिक वाइज जो है मैं कुछ क्वेश्चन जो है मेरे YouTube चैनल में अपलोड करूंगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उन प्रश्नों को हल करिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने किन चीजों को छोड़ा है या किन चीजों को आपने ठीक से समझा है, आपकी तैयारी ठीक है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मेरे ब्लॉगिंग पेज में भी मिल जाएगा gkhindy.cg.in, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है मेरे ख्याल से इसमें से आंकिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ये CGPSC मेंस का भी ये टॉपिक है, तो ये दोनों में आपका काम आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक है। आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया के दर का मात्रक क्या है। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया की दर होता क्या है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, मान लिया जाए A+B और इसके क्रियाफल C और D बनते हैं, ठीक है। तो अभिकारक का सांद्रण और क्रियाफल के सांद्रण दोनों में कुछ परिवर्तन होगा। अभिकारक का सांद्रण जो है क्या होते जाता है, जब वो क्रियाफल में बदलते जाता है तो अभिकारक का सांद्रण जो है क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और जबकि क्रियाफल का सांद्रण जो है क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब अभिकारक और क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन होते जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होता है वो इकाई समय में अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में सांद्रण में, अभिकारक के क्रियाफल के सांद्रण में कितना परिवर्तन हुआ, कितने तेज गति के साथ वह अभिक्रिया हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर का होता है सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सांद्रण या सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सांद्रण में परिवर्तन और बटे समय अंतराल है, तो यहाँ पर समय भी जुड़ जाएगा। सांद्रण का मोल प्रति लीटर होता है और समय का आप क्या लीजिए, बटे में, इसलिए प्रति सेकेंड। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अभी रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये इसका सही जवाब होगा। साथ ही साथ आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अभिकारकों का सांद्रण, जो अभिकारक क्रिया में भाग ले रहे हैं, यदि आप उसका सांद्रण बढ़ाएंगे, सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है, सांद्रण पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर है यहाँ पर अभिक्रिया का ताप, यदि आप रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया का दाब भी बढ़ा दें तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को या तो कम करता है या तो बढ़ा देता है या कुछ भी नहीं करता, तो वो उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है।
सांद्रण बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। तो इतना क्लियर है। रासायनिक अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना एक किस टाइप की अभिक्रिया का उदाहरण है, मंद अभिक्रिया का, तीव्र अभिक्रिया का या उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो इसका जो सही जवाब है वो है मंद अभिक्रिया का। आपको दो टाइप की अभिक्रिया ध्यान में रखना है, मंद अभिक्रिया और एक क्या है, तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होता है जो जिसको पूरा होने में ज्यादा समय लगता है। मंद मतलब धीमा धीमा, धीरे धीरे होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मंद अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया मतलब तुरंत दो अभिकारक मिले और तुरंत क्रियाफल बन गया, उसको हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लोहे में जंग लगना वो धीरे धीरे होता है, तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, मंद अभिक्रिया का जो है क्या है, उदाहरण है। तो दूध से दही का बनना, तो ये भी किसका उदाहरण है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण आप किताब से देख लीजिए। अब अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन है। आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में एक असत्य कथन छांटना है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब जो दोनों दिशाओं में होती है। यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त करती है। इन अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है, उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रियाफल बनाते हैं, है ना, और क्रियाफल जैसे ही बनता है तो फिर से वो क्या बनाते हैं, अभिकारक बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। पहले वो अभिकारक से क्रियाफल में परिवर्तित होता है, फिर क्रियाफल से किस में चलता है, अभिकारक में होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, तो ये तो ठीक है, ये सही है। यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त करती है, मतलब पूर्ण हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है अभिकारक से क्रियाफल में बनता है, फिर क्रियाफल से किस में बनता है, अभिकारक में बदलते रहता है, तो ये पूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है, पूर्ण नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर लिखा है इस अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है, तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि जब a प्लस बी से c प्लस डी बना, अभिकारक से क्रियाफल बना, तो ये जैसे a प्लस बी सी प्लस डी बन रहा है, c प्लस डी से a प्लस बी, दोनों ओर से, दोनों दिशाओं से होने वाला जो वेग का दर है, एक ऐसी स्थिति आता है कि दोनों दिशाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक साम्य, ठीक है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में रासायनिक साम्य होता है, स्थापित होता है, ये याद रखना है ना। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है, ये याद रखना है, दोनों दिशाओं में होती है, ये याद रखना है। साथ ही साथ ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया समांगी और विषमांगी दोनों टाइप की प्रकृति वाले विलयन में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बताना है, ये तो मैं अभी भी बताया आपको, अभिक्रिया की दर को कौन कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ पर है सांद्रण है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर क्या है, डी सभी है। तो ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। यदि Ma प्लस NB XCYD अभिक्रिया हो तो साम्य स्थिरांक बराबर होगा। साम्य स्थिरांक क्या होता है, साम्य स्थिरांक का मान कैसे निकलता है। साम्य स्थिरांक में क्या होता है कि किसी अभिक्रिया जो खासकर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो दोनों दिशाओं में होता है, C प्लस डी है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है उसको R मान लेता हूं, और यहाँ पर क्या है, ये इसके अनुक्रमानुपाती भी होगा, R2 इसको ही मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रियाफल के अनुक्रमानुपाती होगा सांद्रण के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं खोलूंगा तो यहाँ पर K बाहर आएगा,
है ना। कोई के एक स्थिरांक है और यहाँ पर बी, और R2 बराबर भी क्या हो जाएगा K2, है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब साम्य स्थापित होता है तो दोनों दिशाओं का वेग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पर R1 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर दोनों दिशाओं का, R1 और R2। तो R1 और R2 बराबर हो जाएगा तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा K2, और यहाँ पर हो जाएगा CD, है ना। इसको जब आप इस तरीके से हल करेंगे, है ना, इस तरीके से हल किया जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे कर लेता हूं मैं, यहाँ पर A प्लस बी और यहाँ पर क्या है C प्लस डी। ठीक है, इसको मैं K मान लूं तो ये क्या है, साम्य स्थिरांक है। तो साम्य स्थिरांक में ये भी याद रखना है, साम्य स्थिरांक जो है अभिकारक और क्रियाफल, है ना, क्रियाफल के ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये याद रखना है। और साथ ही साथ मान लीजिए इसके परमाणु को भी मैं बता दूं तो इसका घात भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका घात भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ये साम्य स्थिरांक का। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर ये बताया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, C नंबर होगा, याद रखिएगा। ये याद रखना है कि साम्य स्थिरांक का साम्य स्थिरांक जो है उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। यदि वेग स्थिरांक a का घात 2 b का घात 1/2 हो तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। इतना कठिन क्वेश्चन वैसे पूछा जाना चाहिए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री का प्रश्न है तो हो सकता है पूछ भी दे। तो याद रखिएगा, कोटि निकालने के लिए जो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा उसको आप, जो घात दिया होगा उसको आपको जोड़ देना है ना। जो भी घात, जैसे मान लीजिए a का घात x होगा, y का घात y होगा, तो उसकी कोटि निकालने के लिए x प्लस y कर देना है आपको। तो यहाँ पर 2 धन 1/2 करिए, है ना, 2 धन 1/2 करिए, तो सॉरी मैं इसको 1/2 कर देता हूं। तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 को आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा, प्रथम कोटि, है ना। a का घात 1/2 b का घात 1/2 दोनों की कोटि। तो दोनों की घात को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो दोनों को जोड़िएगा, और जितना मान आएगा वो, यदि 0 आया तो 0, प्रथम द्वितीय जो आया है ना, तो इसको करेंगे तो कितना आ रहा है 1। तो ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी दर, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अभी इससे पहले मैंने बताया आपको, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है ना। साम्य स्थिरांक अभिकारक या क्रियाफल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है, कभी कभी निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है निर्भर नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में किंतु विपरीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रासायनिक साम्यावस्था निम्न में से किस अभिक्रिया में होती है। रासायनिक साम्यावस्था आपको पता है, मैंने बताया कि अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो मैं आपको ये चैप्टर जो है लगभग जितने भी जो आपको जानना चाहिए मैं आपको बता दिया। तो क्या क्या जानना है आपको, रासायनिक अभिक्रिया की दर, है ना, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, मंद अभिक्रिया, है ना, तीव्र अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और फिर आपको जानना है रासायनिक साम्यावस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और मैं ये आपको क्लियर करा दिया। आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं कि यदि आपके लिए मैं और वीडियो बनाऊं तो मेरे यहाँ पर आप कमेंट करिए, है ना, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहूंगा, और आप जो है अपनी तैयारी को और ठीक से कर सकते हैं।
तो ये जो पूरा क्वेश्चन है आप मेरे ब्लॉगिंग पेज पर देख सकते हैं, है ना। और यदि ब्लॉगिंग पेज पे देख रहे हैं तो उसके उत्तर भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद।